सुनील अपने बचपन की मंगनी को भूलकर श्रेया के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, जो कि श्रेया सुनील से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। श्रेया की भी शादी बचपन में तय हुई थी और वह उसी को ही पसंद करती थी। अचानक से सुंदर की नज़र श्रेया पर पड़ी थी और उस दिन के बाद से सुंदर उसके पीछे ही पड़ गया था। सिर्फ श्रेया का नाम जाप करता रहता था। आज उसका सामना नाना जी से हुआ था। सुनील त्रिपाठी, तुम गलत कर रहे हो। अनु तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। तुम उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? उज्ज्वल साहब ने कड़कदार शब्दों में पूछा। मैं किसी भी बचपन की मंगनी को नहीं मानता। मैं श्रेया से मोहब्बत करता हूँ, शादी भी उसी से करूँगा। और अनु, उसका क्या? उन्हें दुख हो रहा था। उनकी इकलौती दोस्त की पोती, जो माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसी हवेली में रहती थी, और बचपन में माँ बाप की इच्छा पर दोनों को एक दूसरे के नाम कर दिया गया था। पर आज सुनील त्रिपाठी ने इस रिश्ते को ख़त्म कर देने का बोला था। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हो सकता। नाना जी, आप कल ही सबके साथ जाएंगे श्रेया के घर मेरा रिश्ता लेकर, और उन्हें धमकी दे रहा था। उज्ज्वल साहब का दिल रो रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे अपनी दोस्त की पोती को किसके हवाले करेंगे। उन्हें सुनील त्रिपाठी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वे आज पहली बार अपने नाना का दिल दुखाया था। श्रेया से उसकी मुलाकात शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां वह अपनी दोस्त के साथ सालगिरह मनाने आई थी। वह छोटी सी खूबसूरत सी लड़की सीधा उसके दिल में आकर उतर गई थी। सुनील वहां अपने किसी दोस्त से मुलाकात के लिए आया हुआ था। सारा वक्त उस बर्थडे गर्ल को देखता रहा और ताड़ता रहा। फिर बिना देरी किए झट से उसे प्रपोज भी कर डाला। श्रेया ने उसे मना कर दिया तो सुनील को जिद चढ़ गई। वह सीधा उसके घर पहुंच गया, अपने रिश्ते की बात की, उसके माँ बाप से की। वह मिडिल क्लास के लोग थे और सुनील अपने गांव के मुखिया का नाती था। प्रधानी तो उसके खून में शामिल थी। उसने तो हमेशा बस हाँ सुनी थी। यही वजह थी कि वह श्रेया के घर पर अपना रिश्ता भी खुद लेकर गया था और उन्हें अच्छा खासा धमका कर आया था कि उसके माँ बाप श्रेया का रिश्ता चुपचाप उसे दे दें। वह मुखिया के डर से उसकी बात उस वक्त तो मान गए थे। हवेली आते ही उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि उसे श्रेया ही चाहिए। उसके माँ बाप उस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए थे, पर सुनील किसी के हाथ नहीं आया और अपनी मनमानी करके ही दम लिया था। उज्ज्वल साहब सुनील के माता पिता के साथ श्रेया के घर रिश्ता लेकर गए थे। वहाँ आगे ताला लगा हुआ था। उनके यूं अचानक गायब होने के पीछे की वजह कोई समझ नहीं पाया था। मुखिया सुनील पूरा गांव, पूरा इलाका छान मारा था। आस पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन सब ने उसका कोई अता पता नहीं बताया। बस हो गई, इच्छा पूरी, मान लिया ना। अब अपना जीत छोड़ दो, वे लोग तुमसे संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते। उज्ज्वल साहब ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी और शॉल को एक कंधे से दूसरे कंधे पर झटक कर गाड़ी की तरफ वापस मुड़ गए। उसके पिता संदीप ने भी अफसोस से सर नामे हिलाया। बहुत गलत किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर पाताल में भी छुप जाओ, वहां से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वह अपनी गाड़ी के बोनट पर दोनों हथेलियां जमाए चिल्लाकर बोला था। उस किस्से को 1 महीना हो गया था। सुनील ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन सुनील को वह अभी तक नहीं मिली थी। उस बीच नाना जी ने अनु को शहर के हॉस्टल से वापस गांव बुलवा लिया था। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब 1 महीने के बाद पेपर थे जो शहर जाकर दे सकती थी। इसलिए उज्ज्वल साहब की इच्छा पर अनु को वापस गांव बुलाया गया था। उसके आने से हवेली में एक रौनक सी लगी हुई थी। चुलबुली सी कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती। वह अपने कमरे में बैठी किताब खोलकर पढ़ाई कर रही थी कि अचानक बाहर एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई थी। हे भगवान, बारिश कितना सुहाना लग रहा है, और अनु बारिश में भीगे ना, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वह जल्दी बाहर को भागी, बारिश में भीगने लगी। और सुनील, जो जमीनों के केस के बारे में शहर गया हुआ था, आज ही लौटा था और बाग में एक कमसीन लड़की को देखता वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसकी खूबसूरती देखकर सुनील का दिल एकदम धड़का था। यही दिल श्रेया को देखकर भी धड़का था, पर उसके लिए अलग फीलिंग थी, और ये फीलिंग कुछ अलग सी थी। वह समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे चलता उसके पास आया। मोरनी की तरह नाचती मुड़ी थी कि सीधा सुनील के सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनों का ताल मेल मिला। एक पल को जैसी पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनु गहरी सांस भरती उस हैंडसम नौजवान मर्द को देख रही थी। अगले पल एकदम वो होश में आया तो करंट खाती पीछे हटी। आसपास देखा, कोई भी दिखाई न दिया। अपनी हालत देख उस पर घड़ों का पानी गिरा था, जबकि सुनील की निगाहें उसके जिस्म के बजाय उसके चेहरे के आसपास घूम रही थी। वह चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर नाजुक और तीखे बारीक होंठ पर एक साथ 2 तिल ऊपर की तरफ थे। उनको देखते हुए सुनील ने एक हार्ट बीट मिस की। ये तिल वो पहले भी किसी के चेहरे पर देख चुका है। कौन हो तुम?
सुनील ने कड़कदार आवाज़ में उससे पूछा। जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई, जबकि सुनील की नज़रों ने उसका दूर तक पीछा किया था। पलकें झपकते ये शादी हुई। श्रेया और उसके पिता शहर छोड़कर अपने गांव चले गए थे। उन्हें अपनी बेटी इस जालिम प्रधान से बचानी थी, जबकि अनु को भी इस आदमी से जरा सी भी इंसानियत महसूस न हुई थी। एक डर उसकी रग में उतर गए थे। श्रेया की नज़रों में एक खुदगर्ज और मतलब परस्त प्रधान था, जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत थी, जिसके लिए सिर्फ अपनी फीलिंग मायने रखती थी। वो कैसे ऐसे आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती थी। गांव में आते ही उसके पड़ोसी गांव से उसके लिए रिश्ता आया था। उसकी शादी वहां तय हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे, लेकिन गांव में सबसे अच्छा घर उन्हीं का था। छोटे जमींदार थे, जमींदारी करते थे और अच्छा खासा कमाते भी थे। सुंदर शहर से पढ़ाई करके गांव आकर बस गया था और बाप के साथ जमींदारी करता था। उन्होंने अपने लिए अपने ज़मीन में मंदिर भी बनवाई थी। वह पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के बाद ज़मीनों पर अच्छी खासी फसल तैयार कर लेता था और बहुत अच्छे व्यवहार का मालिक भी था। यही वजह थी कि जब श्रेया के माँ बाप ने उसका रिश्ता सुंदर से जोड़ा तो वह जल्दी हाँ कर गई, जिसे बस किसी तरह इस प्रधान से दूर कर सके। और फिर एक दिन सादगी से उनकी शादी कर दी गई। ये शादी श्रेया की इच्छा पर ही हुआ था। फिलहाल विदाई को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था, पर श्रेया को इस शादी से ही काफ़ी तसल्ली हो गई थी। कम से कम अब सुनील नाम से उसका पीछा छूट जाएगा और सुंदर उसकी रक्षा करेगा। और ये बात किस हद तक ठीक साबित होगी, ये तो वक्त ने तय करना था। हे भगवान, ये कौन थे? जरूर सुनील थे, पर ये तो शहर गए हुए थे, अचानक कैसे वापस आ गए? ये सोचकर घबरा गई थी। मैं ऐसी हालत में उनके सामने आ गई, क्या सोचते होंगे? अनु ने अपने सर पर अपने हाथों से ही थप्पड़ लगाया और मुस्कुरा दिया। उसे पहली नज़र में ही सुनील भाग गया था। वह जिंदगी में तीसरी बार हवेली आई थी और एक बार फिर सुनील से मुलाकात हुई थी। बस बचपन में जब वो 5 साल की थी, माँ बाप की मृत्यु के बाद यहाँ दादा अंकल के साथ आ गई थी। उस वक्त सुनील 12 साल का था और विदेश में अपने माँ के पास जाकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि अनु उसके एक नाना के दोस्त की पोती थी और वे गांव में ही रहती थी। वे ज़्यादातर शहर हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। उसे गांव आने की परमिशन कम ही मिलती थी और वजह आज तक वह जान नहीं पाई थी। अब जबकि उस लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी शादी अनु से कर दी जाए। नाना की बात सुनते सुनील के होंठ हिले। वह पाताल में भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। सुनील को गुस्सा आने लगा। एक बात बताऊं तुमको सुनील, तुम उस गांव के मुखिया हो। इस गांव के समेत 10 गांव के तुम अकेले मुखिया हो। तुमको सारे फैसले करने होते हैं, बजाय अपना फर्ज निभाने की तुम पिछले 2 महीने से इस एक आम सी लड़की के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। नाना, वह लड़की मेरी जिद है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं एक मुखिया हूँ, एक लड़की से हार जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। और जो अनु तुम्हारे नाम पर बैठी है उसका क्या? हम उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपनी मंगेतर से शादी करो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। उज्जवल साहब ने गुस्से भरे चेहरे के साथ नाती को समझाया तो उसके चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। नाना जी, एक बात तो तय है, श्रेया जब भी मिलेगी मैं उससे शादी जरूर करूंगा। अगर उसके बावजूद आपको अपने दोस्त की पोती मुझे सौंपनी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार रहूंगा। वह भी नहले पर दहला मार गया था। क्या मतलब, तुम 2 शादी करोगे? वह माथे पर बल डाले पूछने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा महाराजा हमेशा एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। मैं प्रधान हूँ, मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, तो अगर 2 शादी कर ली तो कौन सा बड़ा पाप हो जाएगा? अपनी मूछों को ताव देता बड़े रोब से बोला। एक पल को नाना जी तो चुप ही हो गए, फिर अगले पल उठ खड़े हुए। ठीक है, हमको जुबान दो, 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी अनु से करवाएंगे। अगर तुम 6 महीने तक उस लड़की को ढूंढ लिया तो उससे शादी कर लेना, लेकिन अगर ना ढूंढ सके तो अनु को विदा करवा लेना और उस लड़की को भूल जाना। बोलो, ये शर्त मंजूर है? इस बार उज्जवल साहब के शब्द सुनील को हिलाकर रख गए थे। 6 महीने मतलब 6 महीने के बाद उसे श्रेया को छोड़ना होगा। अगर वह उन्हें 6 महीने में ना ढूंढ सका तो उसे जुबान देनी थी और नाना जी के लिए उसे जुबान देनी थी, और सुनील जुबान के लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। मुझे मंजूर है। न जाने किस सोच के हिसाब से उसने ये जुबान दी। तो ठीक है, हम 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी अनु से करवाएंगे। यूँ सारी बात एक नाना और नवासे के बीच अब तय हो गई थी। हवेली के सभी लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई थी। अनु को तो ये सुनकर बहुत अजीब लगा था। अचानक से उसकी शादी, जबकि अभी अगले ही महीने उसके फाइनल पेपर थे, और ऐसे में ये शादी उसे डिस्टर्ब कर रहा था। पर दादा अंकल के सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
वह उनकी दिल से इज्जत करती थी। अचानक हवेली के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक रही थी। उसमें से कमलनाथ अपनी छड़ी उठाते ज़मीन पर मारते, अपने कंधे पर शॉल को दूसरी तरफ पटकते हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उज्ज्वल साहब कहाँ हैं? सामने आओ। अचानक से ही सब हवेली के आंगन में इकट्ठे हुए। क्यों चिल्ला रहे हो? ये मुखिया की हवेली है, आवाज़ नीचे रखकर बात करो। उज्ज्वल साहब की आवाज़ भी काफ़ी ऊंची हुई थी। कहाँ है हमारी पोती? अनु को सामने लेकर आओ, देखता हूँ कैसे मेरी इच्छा के बिना शादी कर सकते हो तुम उसका। कमलनाथ की ललकार एक पल को हवेली में सन्नाटा सा छा गया। पर शादी तो हो गई है। अचानक से एक तरफ से सुनील अपनी पूरी आन बान से सामने आया तो सब आने वालों को एक पल को सांप सा सूंघ गया। क्या बकवास कर रहे हो? कमलनाथ गुस्से से आग बबूला हुआ। उन्हें तो यही खबर मिली थी कि शादी तो आज है, फिर शादी पहले कैसे हो गई? उनकी आवाज़ बहुत तेज निकल रही थी। कंट्रोल में रखिए, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना प्रधान अपने सामने इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने वालों की जुबान खींच लेता है। सुनील गुस्से पर कंट्रोल करते थोड़े धीमे शब्दों में कमलनाथ ने अपने होंठ भींचे। उसे देखे, आप मेरी पोती को लेकर आओ, वह हमारा खून है और हमारे परिवार की बेटियों की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसकी जहाँ मर्जी शादी करेंगे। वो मेरी पोती है। कौन सी पोती? जिसको तुम 5 साल की उम्र में उसे मनहूस कहकर तुमने अपने घर से निकाल दिया था और अपने जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया था। पूरे 10 गांव के लोग और सरपंच के सामने उस बच्ची को नहीं अपनाया तुमने, तो उसको मैंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उस पर सिर्फ मेरा हक है। आज किस हक से तुम उस पर हक जताने आ गए हो? वह सिर्फ हमारी बच्ची है, समझे तुम? उज्ज्वल साहब भी अपनी छड़ी हिलाते बड़े गुस्से में बोले। 1 मिनट, अब वह ना आपकी नाती है ना उनकी पोती। वह अब प्रधान सुनील की पत्नी है। उसके साथ मैंने सातों वचन निभाई है, इसलिए कोई भी अब उस पर कोई हक नहीं जताएगा। तो ठीक होगा। अचानक से सुनील के अंदर की गैरत जाग उठी थी। कल ही उसकी शादी हुई थी और जिससे शादी हुई थी उस पर आज सभी हक जताने पहुंच गए थे, जबकि अब तक उसने अपना हक नहीं लिया था, तो किसी और को क्या हक जताने देता। कुछ पल रुकने के बाद कमलनाथ गहरा सा मुस्कुराया। बहुत मान है और दावा कर रहे हो ना तुम्हें कि वह तुम्हारी पत्नी है। तुमने उसके साथ सातों वचन निभाया है, तो हम भी जुबान देते हैं, एक दिन वह खुद चलकर हमारे पास आएगी और तुमसे अलग होगी। हमारा वादा है तुमसे। वह अपनी शॉल दूसरे कंधे पर रखते बोले थे। कसम खाता हूँ उस दिन अनु को इस हवेली के ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा, लेकिन हवेली से बाहर कदम रखने नहीं दूंगा। सुनील की ललकार इतनी ऊंची हुई थी कि अंदर बैठी औरतों तक ने वह आवाज़ सुन लिया था। अनु का तो सांस ही अटक गया था। क्या वह इतना जुनूनी था? उसके ददियाल वाले जा चुके थे। ये उज्ज्वल साहब की प्लानिंग थी। उन्होंने 2 दिन बाद शादी करने का ऐलान किया था, जबकि शादी उन्होंने 1 दिन पहले ही करवा दिया था। वे जानते थे इसके ददियाल वाले जरूर यहाँ पर आकर शोर शराबा करेंगे, और इससे पहले कि उन्होंने अनु को सुनील की पत्नी बना लिया, आज उनका नाती जिस तरह बोला, उनका सीना फकर से और ज़्यादा तन गया। वे आज सुनील के लिए बहुत खुश थे, जो टाइम के साथ प्रधान कहलाने के लायक बन गया था। क्या हुआ, आप ठीक हैं? श्रेया किचन में खड़ा पानी पी रहा था कि अचानक श्रेया गहरी सांस भरती अंदर दाखिल हुई और सुंदर के हाथ से पानी का गिलास लेते उसे अपने मुंह से लगा लिया। रात के 2 बज रहे थे। सुंदर अक्सर जमीनों की वजह से घर लेट ही आता था और जब भी आता किचन में आकर अपने लिए खुद ही खाना गर्म करके खा लिया करता था। कभी माँ या बहन को तंग नहीं किया था। अभी वह खाना खाकर पानी पी रहा था कि अचानक ही श्रेया वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आप ठीक हैं श्रेया? वह नाजुक सी लड़की सुंदर का दिल धड़काए जा रही थी। ठीक हूँ, वह शायद बुरा सपना देखा है। श्रेया अपना माथा मसलते बोली। भगवान का माला जाप करके सोया करो, भगवान तुम्हें अपने छत्र छाया में रखेगा। वह नरम शब्दों में समझा रहा था। जी, आप रोज रात को इसी वक्त आते हैं? वह अपनी जगह से उठते पूछने लगी। हाँ, फिलहाल तो यही टाइमिंग है, बाद में चेंज कर लूँगा। वह उसे समझाने लगा। बाद में मतलब कब? वह बेचारगी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार गई। जब आप दुल्हन बनकर मेरे रूम में आओगी, फिर जल्दी आ जाया करूँगा। वह उसके पास होता धीमे से बोला। श्रेया के गाल ब्लश करने लगे थे। वह बिना कोई सवाल किए वहाँ से तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि सुंदर के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। क्या बात कर रहे हो यार, 6 महीने का कहा था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं तुम्हें अनु की विदाई इतनी जल्दी नहीं दे सकता, उज्ज्वल ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन मुझे चाहिए, वह भी जोर देते बोला। तो फिर तुम उस लड़की को ढूंढने का इरादा छोड़ दो तो मैं उस लड़की को विदा कर सकता हूँ। उज्ज्वल साहब ने उसके लिए 6 महीने की जुबान दी थी, और रही मानने की तो वह अब मैं उससे शादी कर चुका हूँ और सारी जिंदगी वो मेरी धर्मपत्नी बनकर रहेगी, चाहे श्रेया मिले या ना मिले। अनु को आज़ादी नहीं मिल सकती। दरवाजे के पास खड़ी अनु के पैरों तले से जमीन खिसकी थी।
वह जो उज्ज्वल साहब से अपने पेपर की बात करने आई थी कि उसे 15 दिन के लिए शहर जाना है पेपर देने के लिए, अंदर से आती आवाज़ सुनती बुरी तरह से कांप उठी। वह तो उस 1 महीने में सुनील के लिए अपने दिल में सपना सजा चुकी थी। वह सपना जिनकी कोई हद नहीं थी। वह आदमी जिससे मैंने शादी की थी उसे मैंने अपने दिल की जगह पर बिठाया था। वह तो किसी और के जुल्फों का शिकार बना था। एक आंसू गाल पर गिरा, चुप से उन्हीं कदमों पर वापस लौट गई। अपने कमरे में आते वो बुरी तरह से रो दी। तो ये थी उसकी वैल्यू, उसकी कदर, जैसे वह कोई भेड़ बकरी हो। सुनील ने शादी करके उसे खरीद लिया हो और कुछ दिन के बाद एक और भेड़ बकरी ले आएगा, उसके साथ दिल बहलाएगा। नहीं अनु, इतनी सस्ती नहीं तू कि उस बिगड़े हुए प्रधान को ऐसे ही मिल जाए। ऐसा तो मुमकिन नहीं था। दादा अंकल ने परमिशन लेते हुए शहर जा रही थी, लेकिन उसे परमिशन इस हालत में दी गई थी कि अब वह हॉस्टल में नहीं रहेगी, बल्कि शहर के बड़े बंगले सुनील के साथ रहेगी। वे उसकी सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद थे। अनु अपने होंठ बींच कर रखे, लेकिन अगर उसने शादी की थी तो उसे पता था कि उसे पेपर देने की परमिशन ही ना मिलती। इसलिए चुप से उस पत्थर दिल प्रधान के साथ शहर के लिए विदा हो गई। रास्ता भर चुप्पी की दीवार छाई रही। वह पूरी तरह खुद को ढके जब गाड़ी में निकली तो आगे पीछे सिक्योरिटी गाड़ियां भी उसके साथ थी। सुनील के लिए ये लड़की उसकी धर्मपत्नी थी। पहली बार उसके ऊपर जो निगाह पड़ी वह आज तक भूल नहीं पाया था, लेकिन उसे सिर्फ अट्रैक्शन समझकर दिमाग से झटक चुका था। पर ये उसके दिमाग के ख्याल थे, शादी के ताकत का उसे अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ था। शायद ये 15 दिन भगवान ने उसके लिए खास बनाए थे, जिसमें वह अपने जज्बात को समझ सके। वह गांव की हद से निकलकर अब शहर के गांव से मिलने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी दौड़ पड़ी थी। अचानक सुनील को लगा कुछ अनजानी गाड़ियां भी उनके पीछे हैं। वह अलर्ट हुआ। अनु, सीट के नीचे हो जाओ। बैक मारता, पीछे देखता, अपनी गन डैशबोर्ड से निकालता, उसे लोड करने लगा। वह जोर से चिल्लाई, क्या हुआ? घबराकर अपना भारी साड़ी का पल्लू संभाला। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। वह उसका चेहरा देखते अब की बार वह थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में बोला कि अगले ही पल फायरिंग शुरू हो गई। कोई भी गोली सुनील की गाड़ी की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। उसकी सिक्योरिटी की गाड़ियां उसे पूरी तरह से घेरे हुई थी, लेकिन यूं अचानक हमला हो जाएगा सुनील को अंदाजा भी नहीं था। और ज़रूर ये कमलनाथ का ही किया धरा था। एक गाड़ी बिल्कुल उनके गाड़ी के साथ आ पहुंची। उसमें बैठा लोकनाथ का निशाना सुनील था या अनु, ये अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल था। गोली चलाया गया, लेकिन उससे पहले ही सुनील गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो कर गया। गोली ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ। अब बदले में सुनील उसका निशाना लेने लगा, जबकि एक हाथ से उसने स्टीयरिंग संभाले हुए था। गोली सीधा उसके बाजू के पार जा लगी। अनु की चीख तेज हुई, मुंह बंद रखो अपना। उसके दिमाग पर गोली नहीं मारी जो बीन बजा रही हो। सुनील को उसका चीखना बहुत गुस्सा दिला गया था। जब उसने फायरिंग किया तब ये बिल्कुल चुप थी, और सुनील की गोली से वह जख्मी हुआ तो वह चीखने लगी। अब की गोली लोकनाथ को लगी थी और आंखों में आंसू लिए बोले, जबकि उसके उन शब्दों पर सुनील ने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। ये उनको कैसे जानती थी? लोकनाथ को गोली लगते ही वे सब वहां से एकदम पीछे हट गए। अब पूरी तरह वहां चुप्पी छाई थी। सिक्योरिटी गाड़ियां अब भी अलर्ट थी। शहर के बंगले में पहुंचे तो रात हो गई थी। गाड़ी से उतरा, उसकी कलाई जोर से थामे अंदर की तरफ बढ़ता उसे बिस्तर पर पटक गया। कैसे जानती हो लोकनाथ को? वह साड़ी का पल्लू उसके चेहरे से हटाता सुनील के सवाल पर उसने अपना होंठ बंद किया। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वह मेरा भाई है, मेरे बड़े पापा का लड़का। मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? क्या मतलब? उसकी गोली का निशाना मैं था? वो माथे पर बल डाले पूछ रहा था। वे सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं, वो मुझे गोली मार ही नहीं सकते। अनु के शब्दों में यकीन था, जबकि सुनील को पक्का यकीन था लोकनाथ की गोली का निशाना अनु ही थी। कहाँ मिली हो उन सब से? वह उसे बालों से जकड़कर चिल्लाया, छोड़िए मुझे। अगर आपने मेरे साथ किसी तरह की कोई भी मारपीट की तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अब की वो बहुत गुस्से में बोली तो सुनील का शानदार ठहाका गुजा, तुम मुखिया सुनील के खिलाफ कंप्लेन करोगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? वह गुस्से में बोल पड़ी थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुखिया सुनील, मैं अपने राइट को पहचानती हूँ, अच्छे से अनपढ़ नहीं हूँ। वह दो टूक बोली, फिर तो पति के हक को भी बहुत अच्छे से जानती होगी, क्यों ना पहले वही हक लिया जाए। वह उसे समझाता उसकी तरफ बढ़ा, आप पागल हो गए हैं, हमारी अभी विदाई नहीं हुई। वह हकलाते हुए बोली, इसे विदाई ही समझो। जब शादी का जोड़ा भगवान ने तय कर दी, एक दूसरे के पास हैं, तो वह विदाई ही कहलाती है। और अब तुम मेरी मंगेतर नहीं हो, मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हो। आप गलत कर रहे हैं सुनील, मैं तुम्हारी मंगेतर ही रहूंगी। पत्नी तो सनिया होगी, जिसको आप बहुत जल्द ढूंढकर हवेली लाने वाले हैं।
वह भी बड़ी ठोस जवाब देती। सुनील तो उसकी हिम्मत पर ही दंग रह गया था। उसे तो लगा था उस लड़की के मुंह में जुबान ही नहीं होगी, जबकि यहाँ तो जुबान भी थी और आंखें भी थी। और अब जो तुम्हें दिख रहा है वह तो तुम्हें पता चल गया है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल जाएगा। अब अपनी हद में रहना, मेरे सामने आवाज़ ऊंची ना हो और ना ही आंखें। ये उसके करीब होता उसे दांत चबाते बोला, ये भूल है आपकी। मैं गांव की कोई अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की नहीं हूँ जिसे अपने हक के लिए बोलना ना आता हो। आप ये बात समझ लीजिए सुनील, अगर मेरा कोई अधिकार नहीं तो मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी कहना मानूंगी। जिसे आप मोहब्बत करते हो, जब उसे ढूंढ कर लाओगे उससे ही पत्नी का दर्जा देना और हुक्म भी उसी पर चलाना। वे आंखों में आंखें डालकर जवाब देती। वह उस वक्त सुनील को और गुस्सा दिला रही थी। सारे गांव वाले उससे डरते थे, उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। और एक ये थी जिसे शादी किया, वह भी अपनी नाना की इच्छा पर, वही उसके सर पर चढ़कर नाच रही थी। सुनील दरवाजे की तरफ बढ़ा और उस पर लॉक लगाया। ये क्या कर रहे हैं आप? वह एकदम बौखला गई। इतना तो वह भी जानती थी कि सुनील इतना शरीफ आदमी नहीं। उससे पंगा लेना मतलब अपने साथ ही जुल्म करना। वह ये जुल्म कर चुकी थी। वह तो जब आएगी तो आएगी। पहली पत्नी तुम हो, तुम्हारा हक भी पहले रहेगा और तुम नहीं दोगी तो मैं तुमसे छीन लूँगा, बल्कि आज ही तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। वह अपनी कमीज एक तरफ करता फेंक गया था। पागल हो गए हो? खबरदार जो मेरे पास आए। दादा अंकल ने बहुत भरोसे के साथ मुझे आपके साथ भेजा है। आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वह उसे उठते देख पीछे बिस्तर पर धक्का दे गया। उसकी बॉडी देखकर अनु का दिल धक धक करके रह गया। वह उस पल को पछताने लगी जब उसने उस आदमी से पंगा ले लिया था। आगे बढ़ता वह सारे लाइट बुझा गया और उस पर अपनी मर्दानगी दिखाता, उसकी कमर में हाथ डालता, उसके ब्लाउज के साथ उलझा। प्लीज़ मत करो ये सब। वह रो दी। अंधेरे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका भारी भरकम वजूद बर्दाश्त करते हुए नाजुक सी लड़की बुरी तरह कांपने लगी थी। अपने सीने को उसकी धड़कन से मिस करता उसके ब्लाउज को एक ही झटके में अलग कर गया। वह चीख उठी थी। सुनील ने उसके दोनों हाथ ऊपर तकिए पर गिराकर एक हाथ से उसे नीचे करता उसका जबड़ा जोर से दबोचा। जितनी आनाकानी करोगी उतनी तकलीफ उठाओगी। अच्छा होगा चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो और तुम्हें तुम्हारा हक भी दूंगा और तुम्हारी शिकायत भी दूर कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे कोई भी हक। मुझे आपके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना। आप जैसे इंसान से मुझे डिवोर्स चाहिए। एक बार गुस्से भरी शब्दों से उसे गुस्सा दिला गई। सुनील का दिमाग पल भर में गर्म हुआ था। वह उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में लेता सिसक उठी थी। उसकी सांसों को एक पल में खींचकर उसे बेहद नीचे गिरा गया। वह जो हाथ पैर बेकाबू होकर उस पर चला रही थी, सुनील ने उसे एक पल में लॉक किया। उसके होठों से लाली चुराता उसे काट गया था। अनु ने गहरा सांस भरा। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वह जालिम 1 मिनट में ही उसके सांसों को रोक गया था, जैसे उसकी जान ही निकल गई थी। बोलो बोलो, क्या चाहिए मुझसे? फिर से बोला। वह दबा दबा कर पैमाल कर चुका था, लेकिन इस बार वह बिल्कुल चुप रही। वह उस अड़ियल इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जितना बोल रही थी वह उतना उसको परेशान कर रहा था, इसलिए चुप रहना ही अच्छा समझा। अगले पल वह उसे हर कपड़े से आज़ाद करता चला गया। उसकी ब्यूटी बोन को जोर से काट गया, उसे चिल्लाने पर मजबूर कर गया। उसे हाथों से पीछे हटा रही थी, लेकिन वह उतना ही उसके साथ खुलता जा रहा था। वह ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका डिवोर्स मांगना सुनील की घमंड पर आकर गिरा था। वह सुनील की धर्मपत्नी थी। वह कितने धड़ल्ले से उसे डिवोर्स मांग रही थी, बल्कि ना सिर्फ वह सुनील को भी ललकार गई थी। ये उसके घमंड पर चोट की बात थी, जो अब उसे समझ आ रही थी कि कमलनाथ ने इतने यकीन से क्यों कहा था कि एक दिन अनु खुद उनके पास चली जाएगी। उनके आपस में पहले से बातचीत थी। वह कड़ी से कड़ी जोड़ता रहा और ये वक्त था कि उस चिड़िया का वह पर ही काट देता, ताकि वह उड़ ही ना सके। अपनी मोहब्बत से उसे निहाल कर चुका था। गुस्सा और जुनून में उसके करीब आया था, पर उसकी नाजुकी महसूस करता वह थोड़ा नरम पड़ गया था। उसने भी आनाकानी करना छोड़ दिया था और अपने आप उसके हवाले कर दिया था। वह उसके होठों पर एक बार फिर अपनी पकड़ जमाया था, जबकि हाथों के बेबाकी से पूरे हक से अपना हक ले रहा था। वह बहक गया था। वह कमसीन लड़की मुखिया को अपने हुस्न में बहका चुकी थी। उसकी आहों और सिसकियों में वह सब कुछ भूलता चला गया। कोई श्रेया नाम की लड़की से मोहब्बत का दावा करता रहा, और मोहब्बत में वफा पहली शर्त होती है। जिससे मोहब्बत की उसी का होकर रहो। अगर श्रेया उसकी मोहब्बत थी तो उसको उसी का होकर रहना चाहिए था। अपने आप उसके लिए संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन उसने तो अपनी मंगेतर से आज पूरी तरह अपना हक वसूल किया था।
उसकी आत्मा में शामिल होने से खुद को सुकून महसूस कर रहा था, अपना सर तकिए पर गिराकर, जबकि अनु बिल्कुल चुप हो गई थी। सिवाय चुप आंसुओं के अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। सुनील ने मुंह फेरते खुद को ढांका था और डिम लाइट ऑन किया। बिस्तर से खड़ा हुआ तो नज़र उसकी जानलेवा नज़रों पर जा ठहरी, जो आंखें बंद किए हिचकियों से रोती अपनी शिकायतें बता रही थी। एक बार फिर से सुनील के जज्बात में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हालत देखता खुद पर थोड़ा कंट्रोल किया था। उसको कंबल देता खुद नहाने के लिए बाथरूम में चला गया था। उसके जाते ही अनु करवट लेती सिसक कर रो दी थी। मैं सोच रहा हूँ अब श्रेया की विदाई कर देते हैं। भूपेंद्र साहब के अपनी पत्नी से राय ली। वे सब एक ही घर में रहते थे। पूरा घर अलग अलग था, लेकिन किचन एक ही था। ये सुंदर के माता पिता की इच्छा थी कि किचन अलग ना हो, क्योंकि किचन एक होने का मतलब था प्यार मोहब्बत, और उसे किसी हाल में कम नहीं होने देना चाहिए। और फिर सभी की राय से 1 हफ्ते के बाद की विदाई की तारीख रख ली गई थी, आने वाले बुरे वक्त से बेखबर। सब के सब अपनी अपनी खुशियों में जी रहे थे। सुबह मामूली के हिसाब से उठी, नहाकर पूजा पाठ किया। वह कमरे में नहीं था, अब रात को ही कमरे में चला गया था। अनु चारों तरफ देखती रो दी, भगवान से प्रार्थना की। उसे नहीं पता था सुनील उससे क्या चाहता है, लेकिन जिस तरह रात को वह उस पर हावी हुआ था, बिना मर्जी के उससे अपना हक वसूल किया था, वह तड़प कर रह गई थी। उसे अभी माफ़ करने की पोजीशन में नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसे पेपर की फिक्र लगी हुई थी जिसके लिए वो यहाँ आई थी। पेपर की टाइमिंग सुनील को पता था। वक्त से कुछ देर पहले वो बंगले में आया था। काफ़ी अलग लग रहा था। सोफे पर अपनी गर्दन गिराते आंखें मूंद गया, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके कंधों पर आ गया हो, और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मेरा आज पेपर है, ड्राइवर के साथ जाना है या आप जाएंगे? वह नरम आवाज़ में उससे पूछ रही थी। उसकी आवाज़ सुनता वह अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी में वह अलग ही लग रही थी, बेहद प्यारी लग रही थी और मासूम लग रही थी। सर पर पल्लू लिए वह नज़रें झुकाए माथे पर बल डाले खड़ी, वह ज़मीन को ही घूरे जा रही थी। सुनील को देखना भी गवारा नहीं समझा। जूते पहन कर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अपने अकड़ू अंदाज में बोलता हुआ उठा था। वह चुप से उसके हुक्म को मानते जूते पहनते बाहर आई थी। अपनी ज़रूरी चीज़ें भी साथ ले आई थी। उसके गाड़ी में बैठते ही सुनील ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर दोनों के बीच बिल्कुल चुप्पी थी। उसने पेपर सेंटर के बाहर गाड़ी रोक दी। पेपर हो जाएगा तो यहीं आना, वेट कर रहा हूँ। उसे बिना देखे ऑर्डर लगा रहा था। वह चुप से उतर गई। उसका कहना मानती उसके अंदर के वैसे इंसान को नहीं जगा सकती थी, ना सहन कर सकती थी। करीबन उसका रोज़ का यही आदत बन गया था। जिस दिन उसका पेपर होता उसे चुप्पी के साथ लेकर जाता और फिर वहीं खड़े रहकर इंतज़ार करता, और जिस दिन पेपर ना होता तो वह उसी बंगले में ही सारा दिन बंद रहती। जब सुनील आता ही नहीं था, उसे हॉस्टल के दिन याद आते, जब वो कम से कम दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए मार्केट तो चली जाया करती थी। यहाँ तो बस उस अकड़ू प्रधान के कैद में कैदी बनकर रह गई थी। पर भगवान की कृपा थी, उस रात के बाद से सुनील उसके करीब नहीं आया था, बल्कि बहुत कम ही उस बंगले में आया जाया करता था। शायद सिर्फ रात को सोने के लिए उसने अनु से बातचीत करनी भी बंद कर दी थी। अनु थी जो उससे ज़रूरत की बात कर लेती थी, वरना वह बिल्कुल चुप हो गया था। पर अनु ने भी परवाह नहीं की। आज अनु का लास्ट पेपर था। वो पेपर देकर बाहर आई तो सुनील की गाड़ी कहीं उसे दिखाई न दी। वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा वह यहीं होता था, उसके साथ साई की तरह, और यही वजह थी कि वह अपना फ़ोन भी साथ नहीं लाई थी। उसे ज़रूरत ही महसूस ना हुई, पर आज उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और सुनील तिवारी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। एग्ज़ाम सेंटर के गेट के बाहर खड़ी कब से सब तरफ देख रही थी। बेटा, फ़ोन करके घर से किसी को बुला लो, अब तो सभी जा चुके हैं, गार्ड अंकल ने उसे देखते नरमी से कहा। जबकि वह ध्यान रखता था उस लड़की को सुनील प्रधान एक बड़ी गाड़ी वाला छोड़ने आता है और यहीं खड़े रहकर उसका वेट करता है। आज न जाने वह क्यों जल्दी चला गया और अब तक वापस नहीं लौटा था। मुझे फ़ोन नंबर याद नहीं अंकल, वह नम शब्दों में बोली। बेटा, यूँ कब तक खड़ी रहोगी? अब तो काफ़ी अंधेरा होने वाला है, वह थोड़ी चिंता करते बोला। वह गहरी सांस भर गई। डर तो उसे खुद भी लग रहा था, लेकिन क्या करती, कोई टैक्सी करवा कर जाती, पर आजकल कोई भरोसे लायक ही कहाँ था। और फिर सुनील प्रधान के सामने ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती, और फिर सज़ा के तौर पर वह अपनी जान उसकी हैवानियत में नहीं छोड़ सकती थी। अनु ने बारात याद करते अपने ऊपर काबू किया, कपकपी सवार कर ली। अचानक बादल जोर से गरजे। हे भगवान, सब ठीक है? वह अब बहुत डर रही थी। बेटा, घर का एड्रेस पता है? यहाँ से थोड़ी दूर बस स्टॉप है, वहाँ से घर चली जाओ, यहाँ ज़्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं।
आसपास अच्छे बुरे लोग थे, कुछ तो उसे अजीब नज़रों से भी देख रहे थे। वह उनकी बात मानती, उनके बताए रास्ते पर चलती। वह शहर में रह रही थी पर कभी अकेली बाहर नहीं निकली थी। आज अकेले बस का सफ़र करते भी उसको बहुत डर लग रहा था। अभी बस स्टॉप पर नहीं पहुंची थी कि अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। वह खुद को बचाते एक टीन की सीट के नीचे जाकर खड़ी हुई। उसे बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज यही बारिश उसे बहुत बुरी लग रही थी। इस बारिश में ही तो वह आदमी उससे टकराया था। अभी उसे खड़े थोड़ी देर हुई थी कि बारिश ने तूफान मचा लिया था और उस टीन के नीचे अकेली खड़ी अब ठंड और डर दोनों से कांप रही थी और भीग भी रही थी। आंखों में ढेरों आंसू बह निकले थे। आई हेट यू सुनील, आई हेट यू। वह दिल ही दिल में उस जालिम को याद करती उसे कोस रही थी। अरे बहन जी आ जाओ, हम छोड़ देते हैं। एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी थी। उसमें वे दो लड़के थे। वे शरीफ लग रहे थे, लेकिन इस दौर में चेहरे से भी शरीफ लगने वाले कहाँ शरीफ होते हैं। नहीं कोई ज़रूरत नहीं। वह अपना मुंह फेर गई। अरे बहन क्यों खुद पर इतना जुर्म कर रही हो, आ जाओ। उनमें से एक ने नीचे उतरकर अनु को सर से पैर तक जांचा। वह आज ब्लू शिफॉन की साड़ी पहनी थी। अच्छा खासा उस पर खूबसूरत भी लग रहा था। उसमें उसका सारा जिस्म छुपा हुआ था, लेकिन सामने वाले की निगाहें उसे घूरती अनु को अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। चलो आ जाओ, नखरे मत करो। उसकी कलाई थाम गया तो उसने जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया, जिस पर वो बहुत गुस्से में तिलमिला उठा था। खबरदार जो मुझे छुआ तो दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए कोई मदद तुम्हारी। वह गुस्से से बोली, लेकिन सब थोड़े कांप रहे थे। ऐसे नहीं सुनेगी, डालो इसे गाड़ी में। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने तेजी से कहा। उसकी बात सुनते अनु ने पास खड़े लड़के को जोर से धक्का दे दिया। वहां से भागकर तेज बरसाती बारिश में सुनील की इज्जत सड़कों पर भाग रही थी। और ऐसा क्यों न होता, जब सुनील दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दांव पर लगाने चला था तो अपनी इज्जत कैसे सुरक्षित कर सकता था। हमेशा तो ऐसा होता आया है, मर्द का किया धरा तो औरत को ही चुकाना पड़ता है। क्या आज भी एक मर्द के किए की सजा एक औरत को चुकाना पड़ेगा। सुनील कॉलेज के बाहर गाड़ी में बैठा अनु के पेपर खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर उसके खास आदमी का फ़ोन आया था कि स्नेहा का पता चल गया है। उसे एक लड़की और लड़के के साथ यहाँ के सिटी मॉल में देखा गया है। सुनील ने उसे स्नेहा का पीछा करने को कहा और खुद उसकी बताई गई लोकेशन पर पीछा करने लगा और जल्द ही उनका पीछा करता उनके गांव तक पहुंच गया। जैसे ही स्नेहा उस लड़के और लड़की के साथ गाड़ी से उतरी, अपने सामने सुनील को देख बुरी तरह से डर गई। होठों से मुस्कान एकदम से गायब हुई थी। बेकाबू साथ खड़े उस आदमी की कलाई को जोर से थाम गई, जिसे सुनील ने बखूबी नोट किया था। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखे देकर मुझसे छुपकर यहाँ से भाग जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। सिगरेट सुलगाता उसका धुआं हवा में छोड़ता दहाड़ा था। कौन है आप, और इस तरह कैसे आप मेरी पत्नी से ऐसी बात कर सकते हो। सुंदर के बीच में इस तरह से आना सुनील को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसकी पत्नी कहना सुनील के आंखों में मिर्ची पड़ने जैसा था। पत्नी मतलब तुमने शादी भी कर ली। चलो फिर इस सिरफिरे मोहब्बत का यही अंजाम कर देते हैं और किस्सा ही आज खत्म कर देते हैं। वह अपनी गन निकाले उस पर तान गया। सुनील तुम सुंदर पर गोली नहीं चला सकते। वह एकदम सुंदर के आगे आकर खड़ी हुई। 2 दिन के बाद उसकी विदाई थी और आज वह छोटी बहन की जिद करने की वजह से शहर सुंदर के साथ उसे लेकर मॉल गई थी। पर उसे नहीं पता था सुनील अभी भी उसकी तलाश में था और उस तक पहुंच जाएगा, वरना वह कभी इतना बड़ा रिस्क न लेती। गोली तो तुम दोनों पर ही चलाऊंगा। सुनील ने सिगरेट को अपने जूते के नीचे मसलते हुए गन को अनलॉक किया। क्या पागलपन है स्नेहा, हटो आगे से, मुझे बात करने दो। वह ऐसा कैसे। अभी सुंदर के शब्द उसके मुंह में ही थे कि सुनील के गन से गोली निकली और सुंदर के कंधे पर चुभ गई। एक पल को तो वहां सन्नाटा सा छा गया। स्नेहा ने बड़ी बेचैनी से सुंदर को देखा, जो उसे पतराई नजरों से देख रहा था, बल्कि चुप हो गया था। स्नेहा को लगा उसकी सांस रुक रही है। सुंदर बाजू को पकड़े नीचे बैठता चला गया। उसकी दर्दनाक चीख उभरी। सुनील अपनी गन वाली हाथों को देखता बेकाबू सुंदर को तड़पता देख रहा था। गोली की आवाज़ सुनते सभी वहां इकट्ठे हुए। सुंदर मेरे बच्चे, भूपेंद्र साहब बेटे के पास जाते घुटनों के बल बैठे। सभी आंसू बहा रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि सुंदर को यूं गोली लग सकती है। तुम क्या चाहते हो, आखिर क्यों पीछा नहीं छोड़ते। स्नेहा सुंदर का सर अपनी गोद में धरते हुए चिल्लाई थी। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना। जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी उस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी शराब है तुम्हें भी यूं ही अपनों के लिए तड़पता देखूं। स्नेहा रोते हुए उसे शराब दे रही थी।
जबकि उसके पिता भूपेंद्र ने सुंदर को गाड़ी में डालते जल्दी से शहर की तरफ बढ़े थे। वे सब जा चुके थे, जबकि सुनील वहीं खड़ा पत्थर का बना रह गया था। किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की थी। वे प्रधान था, पलक झपकते बाहर निकल आते। उसे कौन सी जेल कैद कर सकती थी? जेल तो सिर्फ गरीब लोगों के मुकद्दर में होती थी। अमीर के लिए तो वह कुछ भी नहीं थी। दूसरों की इज्जत और जान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की है ना? जब तुम्हारी अपनी इज्जत और जान पर बात आएगी उस दिन पूछूंगी तुमसे, जालिम इंसान, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मेरी बद्दुआ है तुम्हें भी यूं ही अपनों के लिए तड़पता देखूं। उसके शब्द याद करता एकदम बुरी तरह से चौंका। शाम के साए गहरे हो रहे थे। आसमान पर बादलों की गरज शुरू हो गई थी। बिजली कड़क रही थी। किसी वक्त भी बारिश हो सकती थी। अनु, मेरी अनु। सुनील पागलों की तरह गाड़ी में बैठता जल्दी गाड़ी शहर की तरफ मोड़ लिया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? मेरे किस्मत में रोना ही क्यों लिखा है? जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा, वह अनु को ना पाकर वह पागल हुआ था। तेज बरसाती बारिश में उसे पागलों की तरह हर गेट पर ढूंढ रहा था। और फिर उसी गार्ड से उसकी मुलाकात हुई तो उसने ही सुनील को सब कुछ बताया और फिर 1 मिनट की देरी किए बिना गाड़ी में बैठता उस बस स्टॉप की तरफ मोड़ लिया था। कैसा ये मर्ज है! तभी सामने वो उसे अपनी तरफ दौड़ती हुई दिखाई दी। उसके पीछे कोई आदमी भी था और कोई गाड़ी भी खड़ी थी। सुनील का खून खौल उठा था और उसको शिफॉन की साड़ी में अच्छे से पहचान सकता था। गाड़ी से निकलते अपनी गन निकालते एक हवाई फायरिंग कर गया। उस हवा फायरिंग की गूंज थी कि वह आदमी भी अपनी जगह पर बिल्कुल रुक गया। अनु भी पत्थर की नज़रों से सुनील को देखा। उसे जैसे जीने की उम्मीद मिल गई थी। भागते हुए उसने भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि अपनी जान की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन पर वह अपनी इज्जत की मरते दम तक हिफाजत करना चाहती थी। वह पल पल मर रही थी। सुनील ने आगे बढ़ते उस आदमी को बहुत मारा। उस बारिश में उसे मारता चला गया। उसके साथ गाड़ी में दूसरे आदमी ने ये मंजर देखा तो गाड़ी भगाने लगा। वह आदमी अधमरा होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। अनु वहीं दूर खड़ी डरी हुई गहरी सांस भरते रोते हुए ये मंजर देख रही थी। सुनील ने एक नज़र सामने खड़ी उस लड़की को देखा और वहीं घुटनों के बल बैठता हुआ चीख उठा। अपनी इज्जत को वह खुद दांव पर लगा चुका था। आज अगर अनु को कुछ हो जाता, वह जीते जी मर जाता। ऐसे मोड़ पर भगवान ने उसकी रक्षा की थी। वह अपनी जगह से उठता उस लड़की के पास गया जो उसकी पत्नी थी, उसकी पूरी दुनिया थी, शायद उसका इश्क भी थी, जिसे खोने के डर से आज वह पागलों की तरह दौड़ता उस तक पहुंचा था। रास्ते में 2 जगह गाड़ी अनबैलेंस हुई थी। हादसा होते होते रुका था। उसे बस अपनी अनु तक पहुंचना था। वह पहुंच गया था। कुछ भी बुरा होने से पहले भगवान ने उसे अपनी अनु तक पहुंचा दिया था। उसके सामने जाकर खड़ा हुआ वह जो बड़े जोरों शोरों से रो रही थी। अपना साड़ी ठीक करती उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसे इस हाल में देखता वह भी आंसू बहा गया था, लेकिन बारिश ने उसके आंसुओं को छुपा लिया था। चटाक अचानक से अनु का हाथ उठा था और सुनील के चेहरे पर अपना पूरा निशान छोड़ गया था। वह अभी भी हिचकियों से रो रही थी। उसे नहीं पता था उस थप्पड़ का अंजाम क्या होगा, लेकिन आज अनु को लगा ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले पल सुनील ने उसे अपने सीने में जोर से दबा लिया था। उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था जो उसने कुछ पलों में सहा था। जब उसे ये महसूस हुआ अनु से उसके किए की सज़ा मिलने वाली थी। अगर अनु को कुछ हो जाता वह तो मर ही जाता। कहीं ऐसे दर्द में वह कुछ कर ही ना जाए, दर्द सहते सहते मर ही ना जाए। कैसे हम संभाले इस हाले दिल को। वह उसके माथे पर प्यार से हाथ रख गया। न जाने क्यों मेरी किस्मत में रोना क्यों लिखा था। वह एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगाया था, जबकि अनु उस पागल को देखी जा रही थी जो एक थप्पड़ खाकर भी उसे अपने सीने से लगा रहा था। उसके माथे पर जोर से होंठ रखता उसे पागल दीवाना लग रहा था। एक दूसरे के साथ लगे वह सब कुछ भूल चुके थे। याद था तो बस एक दूसरे का जिस्म, एक दूसरे का वजूद, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का साथ। वह तारीख गवाह रह गई। 10 गांव का मुखिया सड़क पर अपने से 8 साल छोटी पत्नी के हाथ से थप्पड़ खाकर उसको सीने से लगाए उसके माथे पर होंठ रखे हुए था। बंगले में आते ही वो बिना उससे कोई बात किए सीधा अंदर भागी थी, जबकि वह ड्राइविंग सीट पर बैठा सीट की पीठ पर सर रख गया। आज पता चल गया था कि मरकर जीना क्या होता है। आज पता चल गया था इश्क और जीत में क्या फ़र्क होता है। अगर आज अनु को खरोच भी आ जाती तो वह शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। गहरा सांस छोड़ता महेंद्र को कॉल मिलाई। मुझे वह आदमी चाहिए जिसने सुंदर पर गोली चलाई थी, पता लगाओ जल्दी। वह सख्त गुस्से में बोला था और कॉल बंद कर दी। दिल बड़ा करते अंदर दाखिल हुआ। आज वह दूसरे कमरे में नहीं गया था बल्कि अपने कमरे की तरफ बढ़ गया जहां उसकी अनु थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था।
वह अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बाथरूम में जा रही थी। साड़ी उतार चुकी थी, जबकि कांपते हुए अब कपड़े लिए बाथरूम का मुंह कर रही थी, अनु यहाँ आओ। वह उसे बुला गया। अनु के कदम थमे थे, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। हाथ में पकड़े कपड़ों पर अपना हाथ का पकड़ मजबूत करती, अनु सुना नहीं, अब की बात थोड़ा गुस्से में कहता अनु को डरा गया। नहीं सुननी आपकी कोई बात। आप 10 गांव के मुखिया हैं, कैसे संभालेंगे 10 गांव को? एक पत्नी की रक्षा तो आप कर नहीं पाए, 10 गांव की क्या खाक देखभाल करेंगे? याद रखिए मुखिया, भगवान के यहाँ बहुत सख्त पूछ होगी इस सब की। आपके बारे में आप मुखिया हैं, बस नाम के नहीं। अगर किसी एक बेकसूर के साथ भी गलत होती है तो भगवान आपसे उसका हिसाब जरूर लेगा। वह उंगली उठाकर उसे वार्निंग कर रही थी और सुनील वह खड़ा अकड़ू इंसान जो सबको अपने से कम समझता था, सिर्फ अपनी पहचान से मोहब्बत करने वाला आदमी था, आज अपनी ही पत्नी के शब्दों से अपने जमीर पर बोझ महसूस करने लगा था। वह उसे चुप से देखकर मुंह फेर गई और दोनों हाथों से चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो दी। वह खुद उसके पास चलता हुआ आया, उसके हाथों को थामना चाहा, पर वह सुनील के गिरेबान तक पहुंच चुकी थी। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? मैं इतनी देर तक आपका इंतजार करती रही, आप नहीं आए, मुझे भूल गए। मैं बस स्टॉप पर कैसे पहुंची मैं ही जानती हूँ, या मेरे भगवान जानते हैं। जिस पल उस आदमी ने मेरी कलाई थामी थी, जी चाहा मैं खुद को आग लगा दूं। वह बिलक बिलक कर रोई थी, हिचकियों से उसे अपने दिल का सारा हाल बता रही थी और वह उसे सुन रहा था, बस उसे देखे जा रहा था और सुनते जा रहा था। बहुत दिल से मैंने प्रार्थना की थी, भगवान आपको कहीं से भेज दे, मेरी इज्जत को बचा ले। आप ना आते तो क्या होता मेरा? वह मुझे ले जाता, हिम्मत नहीं किसी वह सुनील की औरत को हाथ भी लगा सके। हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। अनु की इस बात पर वह एकदम ऊंची आवाज में दहाड़ा। अनु बिल्कुल डर कर उसे कांपते हुए देखने लगी। अब बाकी के शब्द हलक में ही दम तोड़ गए थे। तकलीफ भी थी, इतना खुदगर्ज इंसान उसके सामने खड़ा उसका ही पति था, लेकिन उसके दिल में कोई और लड़की बसती थी। ये एहसास सख्त जानलेवा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी अनु हो तुम। और उसको अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाता, उसका चेहरा चूमने लगा। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। आज वह भी ये कह सकती थी, आप सिर्फ मेरे हैं, सुनील सिर्फ मेरा है। वह दर्द से बोली थी और इस एक पल को सुनील ने उसकी पूरी आंखों में झांकना चाहा, जहां सिर्फ वही था, और मोहब्बत से उसके होंठ पर झुकता उसके होश उड़ा गया। अनु की हाथों की पकड़ उसके कमीज के कॉलर पर मजबूत हुई थी। आज उसके मोहब्बत में उसे दीवानगी महसूस हुई थी। उसकी सांसों को अपनी सांसों में महसूस कर रहा था। उस मासूम नाजुक उखड़ती सांसों को महसूस करता जरा सा पीछे हटा, फिर उसके आसपास अपनी पकड़ को कमजोर किया। वह उसी के सहारे खड़ी थी। सुनील सिर्फ अपनी अनु का ही है और हमेशा अपनी अनु का ही रहेगा, आखिरी सांस तक। उसे आज भरोसे का डोर थमा गया था, जिसके लिए वह कब से पागल हुई थी। मेरी कसम खा, वह उसका हाथ थामे अपने सर पर रखते हुए धीमा सा मुस्कुराई थी। उसके सर से हाथ हटाता अपने उससे वादा किया था, और उस मासूम अनु उसके हर वादे पर आज शायद विश्वास कर रही थी। सामने खड़े आदमी की आंखों में वह सच्चाई देख सकती थी। उसके वादे ने अनु का दिल उसके लिए खोल दिया था। वह प्यार से उसके सीने में समाई थी और सुनील ने उसे अपनी बाहों में बेकाबू होता समेट लिया था और एक गहरी सांस भर गया था। वह उसकी थी, सही सलामत उसके सामने थी। वह उसे किसी हाल खुद से अलग नहीं कर सकता था। अनु तुम मेरी हो, तुम्हारा जिस्म भी मेरा है, मैं तेरा वस्त्र हूँ। वह उसे सीने से लिपटाए अपनी आत्मा में शामिल करता। अब बहुत चाहत और प्यार से उसकी आत्मा पर शामिल हुआ था। अनु ने आज अपने आप को पूरे दिल से उसके हवाले कर दिया था। उसे ऐसी ही मोहब्बत की चाहत थी जो उसे आज भगवान ने सुनील की सूरत में दी थी। मम्मी मैं ठीक हूँ, क्यों रो रही है? गोली उसके बाजू को छूकर चली गई थी। डॉक्टर ने उसकी बैंडेज कर दी थी। पुलिस केस था, पर सुनील प्रधान को हर कोई जानता था। सुंदर ने सुनील का नाम नहीं आने दिया था। सुनील का नाम आता तो जरूर स्नेहा का नाम भी उछाला जाता, और अपनी पत्नी का नाम यूं किसी और आदमी के साथ बदनाम होता नहीं देख सकता था। इसलिए झूठ बोल दिया कि बंदूक साफ करते खुद ही अचानक ट्रिगर दब गया। सभी उससे मिले थे, सिवाय स्नेहा के। वह सारी रात अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रही। उसे एक फैसला करना था। वह देख रही थी सुंदर के माँ बाप को, जो उसकी इस हालत पर कितने दुखी थे और अफसोस कर रहे थे। वे अपनी वजह से सुंदर को किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो फैसला कर चुकी थी, अब दिमाग से तसल्ली से, जबकि दिल सुंदर का हो चुका था। रात भर उसे अस्पताल में रखा गया। सुबह उसे डिस्चार्ज मिला था। वह घर लौटा तो उसे कहीं भी स्नेहा दिखाई न दी।
जबकि उसके माँ बाप वहीं थे। मम्मी स्नेहा कहाँ है? उसका दिल बेचैन हुआ था, जबकि कांता देवी के माथे पर जोर से लकीरें पड़ी थी। नाम मत लो उसका, उसी की वजह से ये सब हुआ है। वे आदमी उसका यार है। बस मम्मी, मैं स्नेहा के बारे में एक शब्द गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके किरदार पर कोई भी कीचड़ मत उछालो। वो मेरी पत्नी है। अचानक से वह हाइपर होता माँ पर बरस पड़ा था तो सभी उस पल चुप हो गए। अंकल जी, स्नेहा कहाँ है? अब वह स्नेहा के पापा से पूछ रहा था। बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अंकल जी प्लीज, मेरी पत्नी कहाँ है? अब की बार उसका सब थोड़ा तीखा हुआ था। सुंदर जीजू, दीदी वहाँ ऊपर कमरे में है, छोटी बहन ने जल्दी उसे बताया। और वह एक पल की देरी किए बिना उसके सामने था, जो बैग पैक करते उस वक्त अपने शादी की तस्वीर को सीने से लगाए बैग में रख रही थी। अचानक वह आंधी तूफान बनकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। क्या बदतमीजी है! आपको अपने पति की परवाह है या नहीं? एक बार भी मिलने नहीं आई। मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नेहा, मर जाऊं तो? स्नेहा तड़प कर उसके होठों पर हाथ रख गई। आप ऐसी बातें मत करो। हाँ, तो एक बार भी तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया। जानती हैं, आपका चेहरा इस मरीज के लिए एक दवा का काम करता, और इस हालत की जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ ना। मेरी वजह से आज आप वो बिलक बिलक कर रो दी। अच्छा, तो आप इस हालत की जिम्मेदार हो, इसलिए मुझे छोड़कर जा रही हो? उसका बैग देखता बड़ी गुस्से से बोला। आप कौन होती हैं ये डिसाइड करने वाली? आप मेरी धर्मपत्नी हैं। मैंने आपसे शादी की है और सातों वचन निभाने की कसम खाई है। हर मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर आज अकेले कैसे चल पड़ी? अगर अपना कदम भी आपने बाहर निकाला तो जान ले लूंगा आपकी, समझी? वह एक बार फिर से उसे थामे बोला। उसके दूसरे बाजू पर बैंडेज थी, जिस पर अब उसे तकलीफ का एहसास बढ़ने लगा था। सुंदर, आपका जख्म उसके तरफ लपकी। झूठी नाटक करती हो। जब परवाह नहीं है तो करीब मत आओ। वह अब अपने शब्दों से उसे चोट पहुंचा गया। आप कौन होते हैं मुझे खुद से दूर करने वाले? वह उसके पास आता, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम गई और धीरे से उसके माथे पर होंठ रखे, जिसे सुंदर का गुस्सा पल भर में छूमंतर हुआ। तुम जा रही थी ना? अब वह शिकायती अंदाज में बोला। कहीं नहीं जा रही आपको छोड़कर। स्नेहा मर जाएगी आपके बिना। वे रोते हुए उसके सीने से जा लगी तो सुंदर के अंदर बहुत सुकून सा उतर गया। अपना एक हाथ उसके कमर के पास बांधे उसे अपने मजबूत बाहों में भर लिया। सुनील अनु को लिए गांव वापस आ गया, लेकिन आने से पहले स्नेहा और सुंदर से मिलकर खुद को क्लियर करके आया था। असली मुजरिम भी पकड़ा गया था, जो कि लोकनाथ था, जो मारने तो सुनील को आया था, पर उसे यहाँ किसी और पर गोली ताने देखा तो अपना इरादा बदलता व सुनील को फंसाता उसके सामने खड़े आदमी पर गोली चला गया। ये बात सुंदर भी जानता था कि गोली सुनील के गन से नहीं निकली थी, क्योंकि वह जिस तरफ खड़ा था गोली दूसरी तरफ से आई थी और सुनील उसके बिल्कुल उल्टा खड़ा था। स्नेहा से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगता अपने अनु के पास लौट आया था। अनु का हाथ थामे वह हवेली में दाखिल हुआ तो उज्जवल साहब के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। सुनील के माँ बाप भी उन दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत तसल्ली में हुए थे। भगवान की कृपा है, उसने हमारे नाती को वापस मिलवा दिया। हम जल्दी ही अपने दोस्त की नाती की विदाई करवाएंगे। उज्जवल साहब ने मोहब्बत से सुनील को गले से लगाते कहा। नाना जी, विदाई तो हो गई है, अब फंक्शन की तैयारी करो, वह उन्हें बताता मुस्कुराया था, जबकि अनु शर्माकर सर झुकाए अंदर भाग गई थी। नाती के बात पर उज्जवल साहब ने पूरी हवेली को सजाने का हुक्म दिया था। वे आज रात ही रिसेप्शन करना चाहते थे। तिवारी परिवार के घर उस वक्त खुशियां छाई हुई थी। लोकनाथ अब पुलिस के हिरासत में था और कमलनाथ पागल हुआ था अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। ऐसे में अनु और सुनील के रिसेप्शन का सुनकर उनको और ज्यादा गुस्सा और दुखों ने घेर लिया था, क्योंकि आज लोकनाथ उन्हीं की वजह से जेल में था। लेकिन उन्होंने अनु को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। उन्हें कौन सा अनु से मोहब्बत थी? उन्होंने उसकी माँ को कभी नहीं अपनाया तो उसकी बेटी को कैसे अपना लेते? वे तो अनु को मोहरा बनाकर तिवारी परिवार को तोड़ना चाहते थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। अब उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। अनु के माँ बाप को उन्होंने जहर देकर मारा था और ऐसे ही अनु को मनहूस कहकर उस घर से निकाल दिया गया था। उज्जवल साहब ने उस अनाथ बच्ची को पाल लिया था, क्योंकि वह उनकी दोस्त की नातिन थी। उन्होंने अनु को अपने सीने से लगाया। हे भगवान, अनु के पिता के आत्मा को शांति देना, उसके दुश्मनों की आत्मा को पूरी दुनिया में भटकाना। वे अपने दुश्मन को बहुत शराब दे रहे थे। गोलियों की गूंज, ढोल की थाप, पटाखे की आवाज़ पर गांव की मुखिया, 10 गांव के मुखिया का रिसेप्शन था। बड़ी धूमधाम से मनाया गया था।
इस सब से फ्री होते रात के करीब 2 बजे वह कमरे में आया, जहाँ दुल्हन के कपड़ों में उसकी सेज सजाए उसका इंतज़ार कर रही थी। वह प्यार से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, गांव के फंक्शन थका देते हैं। वह बिस्तर पर ढेर होता धीरे अंदाज में बोला। तो अनु ने अपना घूंघट उलटकर उसे अचंभों से देखा। उसका दमकता रूप देखते एक पल को सुनील की हार्ट बीट मिस हुई। मतलब सुहाग रात नहीं होगी ना? और ना ही मुँह दिखाई। वो मुँह बनाकर बोली, सुहाग रात तो मैं मना चुका हूँ। हाँ हाँ, मुँह दिखाई रह गई है। करीब आकर थोड़ा अच्छे से अपना चेहरा दिखाओ, फिर सोचूंगा। वह उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींच गया। वह सीधा उसके सीने पर जा गिरी। मुँह दिखाई दे मेरी, वह रूठे अंदाज में हक जताते बोली, जो सुनील के दिल को छूकर रह गया। उसकी थोड़ी पर होंठ रखता, अब उसके होंठों को अपने होंठ में लेता। वह पल भर में बहकता चला गया, उस पर हावी हुआ। ये मुँह दिखाई है? वह गहरा सांस भरते बोली, दूंगा, अभी मुझे तुम अपने आप से मिलने दो, तुम्हारा दीदार करने दो। लाइट डिम करता, उस पर फिर से हावी होता और ज़्यादा उससे बोलने का मौका दिए बिना अपनी अनु को अपनी आत्मा में समा लिया था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।